अच्छा जी, पीएमएस जर्नल 2025-2026 जिसे जिस तरह फाइनेंशियल ईयर कहते हैं ना 2025-26, ये भी पीएमएस 2025-26 हम कह पच्चीस सकते छब्बीस है सर। और वैसे इसे पीएमएस 15 कहा जाएगा हैं। बैच बैच के हवाले से। इसकी जो अप्लाई करने की आखिरी डेट है वो है 6 जनवरी, 5। 5 जनवरी। और इसका जो पेपर है, वन पेपर जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है ऐसी कि है। जी वो 25 जनवरी को होगा। ऐसे अच्छा किया है कि टाइमली लोगों को पता चल जाए कि हाँ जी ये टेंटेटिव डेट है। जी, तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप राइट नाउ अगर आपके पास 25 दिन है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी फेज 2 जो है वो कब होगी, और टेंटेटिवली कितने लोग होंगे वो जो पीएमएस पे अप्लाई कर सकेंगे। और और अप्लाई कितने करेंगे और पेपर कितने देंगे। चलें चलें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका भी। सर एक तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये सारा स्टेप लिया गया है पीएमएस को रेगुलेट करने के लिए। रिवैम्प करने के लिए बिल्कुल अच्छी बात है। पीएमएस रेगुलेट करने के लिए ऐसे है कि जैसे सीएसएस की रेगुलेशन है बाकायदा कि एड इस महीने आएगी, टेस्ट इस मतलब एमपीटी इस महीने होगा, और एग्जाम इस महीने होगा, रिटर्न इस महीने आएगा, इंटरव्यू और शेड्यूल हो जाएगा सर प्रॉपर। एटलीस्ट मंथ के हिसाब से ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जी, तो ये इसको कर रहे हैं रेगुलेट। हर साल इसी तरह से करेंगे कि दिसंबर जनवरी में इसकी एड आया करेगी, इसी तरह से उसका फेज वाइज पेपर हुए करेंगे, और ये ताकि अक्टूबर नवंबर में जाके ये फाइनल हो जाए। दिसंबर से पहले पहले ये दिसंबर से रिजल्ट आ जाए। फाइनल हो जाए। सही। तो ये एक अच्छा स्टेप है। राइट नाउ सर आज तारीख है 3। हाँ जी। आज तक अभी तक तकरीबन कोई 18,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है बिल्कुल ऐसे इस ही है। पर। हाँ जी। तो एक तो मुझे आप ये बताएं कि 5 तारीख तक कितने लोग और होंगे जो अप्लाई कर लेंगे। सर इसका जो मैंने पिछला सारा देखा है ना फ्रेंड्स, ट्रेंड, जितनी पिछले सारे डेट्स में अप्लाई होती है तकरीबन उतनी ही अप्लाई आखिरी 2 दिनों में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन आज का दिन भी सारा 45,000 आज का दिन भी सारा पड़ा है, कल भी है और परसों भी है। परसों तो आखिरी दिन तो धड़ाधड़ होगा, धड़ाधड़ होगा ना। तो तकरीबन 40-45,000 लोग जो है सर आई थिंक 40,000 ये क्रॉस हो जाएगा। चले 40,000 अगर लोग अप्लाई करेंगे। 119 सीट्स प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की। मेरे ख्याल में इससे बड़ा पीएमएस ना आगे आएगा, ना अभी आ रहा है, ना पीछे आया है। ऐसी है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 100 आप में से हर एक बंदा जिसके अंदर पोटेंशियल है उसे अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब सर हम आ जाते हैं कि इसकी जो फेज 2 है उसमें पहले बात कर लें या पहले फेज 1 को कवर करते हैं फिर फेज 2 पे। अच्छा, फेज 1 पे अगर हम आ जाते हैं तो 25 तारीख को इसका पेपर है। ये टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब ये है कि ये कंफर्म है, 99% कंफर्म है। कंफर्म। अगर बहुत कोई इशू हो गया, मुल्क गिर कोई इशू होता है उसकी वजह से कोई आगे पीछे हो जाए, अदरवाइज ये डेट कंफर्म्ड है जी। तो सर इसकी टोटल 12 पेपर्स में से जो पहला पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो जनरल नॉलेज का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी 0.25, और इसके नंबर ओरिजिनल पेपर्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। मीन 1200 के अंदर ये पेपर ऐड होते हैं। बिल्कुल ऐसी। वैसे ये स्क्रीनिंग नहीं कह सकते हम, लेकिन क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन खुद इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहता है, तो हम इसे स्क्रीनिंग टेस्ट या फेज 1 कह सकते हैं। बस एक तरीका कार उन्होंने बता दिया कि जो लोग ये पेपर पास करेंगे वो अगले फेज में आएंगे। किसी न किसी हद तक स्क्रीनिंग ही हुई ना। हाँ जी। कि एक बंदा जो जनरल नॉलेज के पेपर में नहीं आता वो अगले पेपर नहीं दे सकता, एक बंदा जो जनरल नॉलेज के पेपर में फेल हुआ वो अगले पेपर्स नहीं दे सकता, एक वो बंदा जिसने जनरल नॉलेज का पेपर दिया है अगले पेपर नहीं दिए। मतलब ये इस तरह से सर ये देखें, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फर्ज किया मैंने पेपर दिया है और मैं पेपर पास नहीं हुआ, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने अगले पेपर की तैयारी नहीं करनी। अटेम्प्ट तो जाया हो गई है, अटेम्प्ट तो जाया, वो अब वो दूसरी सिचुएशन। अच्छा, पीपीएससी को भी पता चल जाता कि हाँ जी इतने लोग पास हुए हैं, उसने नेक्स्ट फेज के लिए इतने लोगों को एग्जाम करना है। ये फायदा है। तो इसमें आप में से वो लोग जिन लोगों की तैयारी ना हो अगले पेपर्स की भी, तो वो तजर्बे के तौर पर मत दें, अटेम्प्ट आप लोगों की जाया हो जाएगी। तो 100 अटेम्प्ट जाया नहीं करनी। अच्छा जी, अब सर हम आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे सॉरी आपकी बात से जिम्नी क्वेश्चन है कि नॉर्मल ऑन एवरेज एक शख्स को कितना पढ़ना चाहिए, कितने मंथ तैयारी के बाद उसको पहली अटेम्प्ट देनी चाहिए? सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर मैंने ऑन एवरेज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट वन टाइम सिलेबस को देखते हैं और वो उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस को 2-2 3-3 दफा भी पढ़ लेते हैं, उनके एनालिटिकल अप्रोच डेवलप ही नहीं हो पाती और वो पेपर को ठीक तरीके से टैकल नहीं कर पाते। ये एक सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर आपके पास 4 महीने हो तो आप कर सकते हैं, फिर एटलीस्ट 4 से 5 माह हो, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं पहले जनरल नॉलेज के पेपर पर। जी। ये जो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर होता है, ये आम पब्लिक सर्विस कमीशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है। क्यों? इसके अंदर उर्दू नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती, इस्लामियात नहीं होती, स्टडी भी नहीं, पाकिस्तान स्टडीज उस तरह से नहीं होती जिस तरह से मीन हमारे वन पेपर, जियोग्राफी भी नहीं है। नहीं, जियोग्राफी तो है ना। अच्छा, जियोग्राफी काफी ज्यादा आती है उल्टा। लेकिन सर जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो 4 से 5 पोर्शन है। पहला है करंट अफेयर का, दूसरा है ईडीएस का जिसके अंदर 3 सब पोर्शन है, मतलब फिर मैथ का है, और फिर आखिर में वो कंप्यूटर है, और आखिर में है जर्नल लिखा हुआ है। इट्स मीन कि वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का मतलब वही है सारा कुछ, ठीक है। जियोग्राफी के उल्टा इसमें अच्छे खासे और मुश्किल सवाल आते हैं, उसको फिर वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में से कवर करते हैं। जनरल नॉलेज की जो टर्म है ये बुनियादी तौर पर एग्जामिनर के लिए है, ठीक है, कि वो कहीं से भी उठा सकता है सवाल। ठीक है। तो और अच्छा, अब सर ये इसमें आता है। अब किसी एक तो जो लोग पहले दे रहे हैं पेपर उनको तो यकीनन इस चीज का अंदाजा होता है। अब जो लोग पेपर नहीं दे रहे उन्हें अगले 25 दिन में क्या करना चाहिए? एक तो हमारा एक मॉक टेस्ट 7 तारीख से शुरू होगा। 7 तारीख मीन मंडे से? 7 मंडे बनती है? नहीं, मंडे नहीं बनती, वो मेरे ख्याल में वेडनेसडे बनती है। ओके, ठीक है। अच्छा, जो भी है 7 जनवरी से हमारा इंशाल्लाह मॉक टेस्ट शुरू होगा जी, वेडनेसडे। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इन स्पेसिफिक पोर्शंस के ऊपर 50 टेस्ट कंडक्ट करवाएं। ठीक है, यानी ये तकरीबन 5 पोर्शन बनते हैं, हर पोर्शन के 10 टेस्ट। मीन कुछ जनरल नॉलेज के हम इजाफी भी करवाएंगे ना, ठीक है। तो इसमें 50 टेस्ट हम कोशिश करेंगे करवाएंगे, ठीक है। और ये तकरीबन रोजाना 3 से 4 टेस्ट हम शेयर किया करेंगे गूगल फॉर्म की सूरत में। ठीक है। तो अगर 50 टेस्ट मीन 5000 एमसीक्यूज उसके अंदर होंगे और उनको कोशिश की जाएगी कि वो ठीक हो एमसीक्यूज 50 के 5000, और उम्मीद है कि उनमें से काफ़ी सारा पेपर आ जाता है, क्योंकि हम भी वो तकरीबन मुख्तलिफ वेबसाइट से लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर से लेते हैं, मीन एक कंपाइल करके डाटा हम उनके अंदर डालते हैं। तो वो इस तरह से अरेंज किया गया है। ओके। और इसकी फीस भी हमने बहुत मिनिमम 1500 रुपये रखी है टोटल। ठीक है। कि उसके अंदर इंशाल्लाह हम जीके का पेपर सिर्फ टेस्ट होंगे। इसके अंदर अलबत्ता एक दुश्वारी इस दफ़ा हमें आएगी। दुश्वारी ये आएगी कि जो पीएमएस का पेपर है ये टिपिकल पेपर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो इसके लिए हमारे पास कोई पर्टिनेंट डाटा मौजूद नहीं होगा जो हम कैंडिडेट्स के साथ पहले शेयर करें कि आप इसको तैयार करें, इसमें से टेस्ट आएगा। क्योंकि पहले तो हम कोई बुक शेयर करते हैं कि जी आज आपका चैप्टर 1 से टेस्ट होगा। लेकिन इसमें चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और ब्रॉडर वे में है, तो इसलिए हम तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, अदरवाइज आम रूटीन के अंदर तो हम शेयर करते होते हैं। ठीक है। ये 7 से ऑनवर्ड कब तक चलेगा? ये 24 तक इंशाल्लाह, 25 को तो पेपर है। ठीक है। जो कोशिश करेंगे उसे एक आध दिन पहले खत्म कर ले। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अगर आप घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। पहला है सर करंट अफेयर। नहीं, अब एक कम्युलेटिवली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। टोटल को, क्योंकि हमने अभी ऑप्शनल पे भी जाना है। ओके। कम्युलेटिवली आप करंट अफेयर को थोड़ा सा अलग से तैयार कर लें। सर मेरा ख्याल है कि आज हम सिर्फ जीके वाले को कवर करें, ऑप्शनल बाद। अच्छा चलें जी, अब अगर करंट अफेयर्स है तो तकरीबन पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एसओपीज हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनर के मुताबिक करंट अफेयर पिछले 1 साल के मसाइल, 1 साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1 जनवरी 2025 से अब तक इनमें से तकरीबन हर एक बंदे को मालूम है। लेकिन अगर कोई मेजर इवेंट अगले 1-2 सालों में आने वाला है? अगले 1-2 साल बहुत दूर है। अच्छा। हाँ, अगले को 2-3 महीने अगर हो फिर तो है मुमकिन, 2 साल बहुत दूर है। 2 साल की जरूरत नहीं है, तो पिछले 1 साल की कर लें। पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेंड्स यही बताते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है या पिछले 1 साल में हुआ है तो वो पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको तैयार कहाँ से कर सकते हैं? न्यूज़पेपर रीड करें। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप कोई वर्ल्ड टाइम मैगजीन पढ़ सकते हैं, जो उस दिन मैंने बताया था आगाज़ तालीम वेबसाइट जो है उसके ऊपर मौजूद होगा, या किसी और दोस्त के पास मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी वो सर्कुलेट करता है। तो उसके टोटल 4 पेजेस आपने पढ़ने हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के होते हैं, डेट वाइज लिखे होते हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसी तरह इंटरनेशनल इवेंट्स भी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक लिखे होते हैं। आपने सिर्फ वो 4 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा सर है इसका ईडीएस, जो कि उसके अंदर पेपर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होता है। ईडीएस में आप अगर देखें
तो उसके अंदर बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फूड साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज उसके अंदर आती हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ साइंसेज, मुख्तलिफ इन्वेंशंस, मुख्तलिफ इन्वेंशंस के साथ डिस्कवरीज, डिस्कवरीज के साथ साइंटिस्ट, नोबेल प्राइजेस, और इससे इनलाइन होती हैं यूनिट्स और मेजरमेंट्स के जो है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स, ये इसके अंदर आते हैं वेट्स एंड मेजर्स के। तो ये इसका हिस्सा हो गया ATS का। अब ये सारी की सारी चीजें कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs के अंदर मौजूद है। सही, सारी चीजें ठीक है, ये वहीं से की जा सकती हैं। अब आ जाते हैं सर हम दूसरा इसका जो हिस्सा है मैथ, वो है मैथ का। अब इसके अंदर अब क्योंकि राइट नाउ जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री और साइन थीटा और फलां फलां भी पूछ ली है टर्मिनोलॉजीज। सर देखें अभी जो SDO वाला पेपर आया था उसमें भी ये सारी जी SDO की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो वो नहीं पूछ रहा था। SDO को शायद उसने कुछ स्पेशल ट्रीट किया है, तो उसको देखते हुए ये है कि थोड़ी सी आपको SDO को उसने एज ए मिनी PMS ट्रीट किया। अच्छा, आपको इन ट्रेंड्स को देखते हुए आपको उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। मतलब मीन को मैट्रिक की अगर आप देख रहे हैं मैथ, तो उसके अंदर आपको फिर सारी चीजें देख लेनी चाहिए। फिर उसके लिए एक वेबसाइट भी जैसे कंप्यूटर और मैथ के लिए हम बताते होते हैं, EXAMVEDA एग्जामवेडा, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आप मैथ और कंप्यूटर दोनों हल कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे अगला हिस्सा है कंप्यूटर का। जी, कंप्यूटर के भी इसी तरह से सवालात आते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर में आता है तो वो एक अब नॉर्मल मतलब हिस्सा बन चुका है। तो इसके हवाले से भी यही है कि एग्जामवेडा की वेबसाइट पर तकरीबन 800-900 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे टेस्ट सेशन में भी ऐड होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपका कंप्यूटर का इशू खत्म हो जाता है। कंप्यूटर के हवाले से हम ये सपोर्ट कर सकेंगे कि एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, उसी में से हमने पेपर बनाएंगे। नहीं, वो तो चलो एक मतलब रेडीमेड मटेरियल मौजूद है और नहीं है। अब आ जाते हैं सर हम वर्ल्ड जनरल नॉलेज पर। उस वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर मुख्तलिफ कैपिटल्स, करेंसीज पूछी जाती हैं। ठीक है। वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर जियोग्राफी का सवालात आते हैं, मुख्तलिफ माउंटेन्स, ओशंस, आइलैंड्स वगैरह का, ये सारे के सारे सवालात वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर आते हैं। या कुछ बहुत पुरानी हिस्ट्री भी थी, अगर कोई उसके अंदर पुरानी हिस्ट्री हम अगर नहीं कर सकते तो मतलब वेरी रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 100 सालों के अंदर अगर कोई पैक्ट हुआ है, कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, इस तरह के जो कुछ सवालात हैं वो उसके अंदर आते हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको सर बताऊं कि PMS के पेपर के अंदर जो बुक्स है ना, उनको बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है। मीन पिछली दफा का भी अगर आप PMS का पेपर देखें तो उसमें 4-5 किताबें पूछी गई थी। ओके। लाइक जैसे कटिंग एज एक किताब है जवेद मियांदाद की ऑटोबायोग्राफी, वो पूछी जाती है, नेल्सन मंडेला की, ठीक है, पाथवे टू पाकिस्तान, मतलब इस तरह से फ्रॉम प्लेसी टू पाकिस्तान। एक और किताब है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, अच्छा, शाइस्ता इकरामुल्लाह की किताब है, वो अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा अपना इन द लाइन ऑफ फायर बहुत अक्सर पूछी जाती है, जनरल मुशर्रफ की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो मीन इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं और PMS के पेपर के अंदर तो 4-5 पूछी जाती हैं। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है PMS के पेपर का। तो इस तरह से सर ये एक पूरे का पूरा पेपर कंपाइल किया जाता है। और जो ये चीजें मैंने बताई हैं ये सारी, अच्छा वो सॉरी, उसके अलावा एक चीज हम भूल गए थे, वो प्लैनेट्स की, एनवायरमेंटल साइंस, सोलर सिस्टम जो हमारा है पूरे का पूरा, सोलर सिस्टम के हवाले से सवालात आते हैं। अर्थ लेयर्स के आ जाते हैं। अर्थ लेयर्स के मतलब ये तो चलो हमारा कंपोजिशन ऑफ अर्थ हो गई ना, मतलब जैसे आप अभी फिजिकल जियोग्राफी की बात कर रहे थे, या उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज में पूरे का पूरा हमारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, कितनी लेयर्स हैं, ऑक्सीजन कितनी है, फलां कितनी है, ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, कंपोजिशन क्या है ओवरऑल, फिर लेयर्स फूड साइंसेस का भी होता है, जिस तरह विटामिन्स हो गए, फूड साइंसेस में बैक्टीरिया हो गए, डिजीजेस हो गए, हाँ जी, बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस, विटामिन्स जैसे आपने अभी बताए हैं फूड साइंसेज के अंदर ETC। तो ये सारी की सारी चीजें मिला के एक PMS का जनरल नॉलेज का पेपर बनता है। ठीक है। अब कोई एक किताब तो इसके लिए एनफ नहीं होती, बंदा ये कहे कि कोई एक किताब एनफ है, लेकिन फिर भी कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs के अंदर 100 कोताहियां कमियां होंगी, लेकिन एटलीस्ट ये सारी की सारी चीजें उसमें एक जगह पर कंपाइल कर दी गई। EDS की नहीं, ओवरऑल एवरीडे साइंस की सारी चीजें जो, हाँ चले एवरीडे साइंस कहें इसको, सोलर सिस्टम कहें, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर ऐड है।
अच्छा, फिर पीएमएस के पेपर के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से भी सवाल आते हैं। ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर किसी स्पोर्ट इवेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, किसी स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। बाद का नंबर ऑफ प्लेयर्स या उसकी जो लेंथ है वो चीज़ों का भी जी जी, इनके हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी सारी वहीं पर उसी किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो ये अच्छा, अब पीएमएस के इस पेपर के अंदर कितने नंबर लेने चाहिए? हाँ, कितने नंबर आप लेंगे तो आप अपने अगले फेज में compete कर सकेंगे। पास 40 वाला हो जाएगा ना। 40 नंबर लेके आप अगली फेज में तो चले जाएंगे। हाँ, लेकिन 40 से काम नहीं बनता। मेरे ख्याल में कम से कम भी 60 नंबर लेने चाहिए। ओके। और 60 नंबर आ सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे हिस्से नहीं है इसके अंदर, पेपर के अंदर उर्दू नहीं है, इस्लामियात नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे हिस्से नहीं है, इस वजह से इसके अंदर लिए जा सकते हैं। उमर सुहेल हमारा एक दोस्त है, उसके पिछली दफा 87 नंबर थे। इसका मतलब क्या है? आप ले सकते हैं नंबर, कि नंबर ले सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के अंदर आराम से नंबर आ सकते हैं। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों फेज के दरमियान कितना टाइम होगा, कितना गैप या कितना नहीं टाइम? उससे पहले ये बताइए कि 25 को अगर ये पेपर होगा तो आगे इसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड कितने टाइम के बाद आ जाएगा? मेरे ख्याल में 25 जनवरी को पेपर लेने का एक मकसद तो ये है कि 4 फरवरी से सीएसएस के पेपर शुरू हो रहे हैं। ठीक है। जो कि चले जाएंगे 14 या 15 फरवरी तक। ठीक है। आगे 17-18 फरवरी से रमजान शरीफ शुरू हो रहा है। हाँ जी। मीन के आगे उनके पास कुशन नहीं था कि वो कुछ कर सके। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसको 25 जनवरी को एडजस्ट किया। वो जो जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड डेट्स 18 या 25 में से कोई एक हो सकती है। तो इसका पेपर अब रिजल्ट जब भी आए, यानी हम ये कह लें कि माह रमजान में इसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। और रमजान के बाद जो सेकंड फेज एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अगर 18 फेब से लेकर 20 मार्च तक, हाँ 17, 18, 20 मार्च तक छुट्टियां होंगी। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर शायद सेकंड फेज, फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर शायद इसका पेपर हो जाएगा। और वैसे टोटल ये टाइम पीरियड पीएमएस अनाउंस होने से लेकर अप्रैल तक तकरीबन 4.5 महीने बनते हैं। और ये अच्छा है सर, जब पहले पता होगा ना लोगों को तो लोग तैयारी भी फिर उसी रूटीन के साथ करेंगे। इसमें जब एक चीज का हमें पता ही नहीं होता कि अप्लाई हो गया है, पेपर पता नहीं कब होगा, तो अक्सर ये जो लोगों की है वो सीरियसली तैयारी नहीं कर पाती। इसमें सर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत फायदा है। सही। और नए कैंडिडेट्स वो जिनके अंदर पोटेंशियल है और उन्होंने कोर्स आउटलाइन को समझ लिया है, उनके भी मजे हैं। ओके। अच्छा, अब जो नए देखने वाले लोग हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड करते हैं कि इसके पेपर सेकंड फेज के किस तरह होंगे। मीन डेली एक होगा या किस पैटर्न के साथ? जो बाकी 11 पेपर रह जाएंगे जी, पीछे जो 11 पेपर रह जाएंगे उसका सर तरीकाकार ये होता है कि जब मैंने दिया था तब तो एक दिन में इनके 2 पेपर होते थे, सुबह और शाम। अब शायद कोई एक दिन में 1 पेपर होता है, मुझे अब याद नहीं है। ओके। अगर एक दिन में 2 पेपर भी हों तो आपके 3 दिन के अंदर कंपलसरी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के अगले 3 दिन कंसेक्टिव ऑप्शनल खत्म हो जाते हैं। ठीक है। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ओके, ठीक हो गया। तो ये इतना लंबा काम नहीं है, 6 दिन के अंदर मुका देते हैं। सही। हाँ जी। तो अगले फेज के ऊपर फिर इंशाल्लाह हम सोमवार को बात करेंगे या उस दिन बात करेंगे जिस दिन ये डेट्स क्लोज हो जाएंगी। एक सरासल गुफ्तगू करेंगे। सेकंड फेज पे भी टाइम भी तो है ना। जिन लोगों ने नहीं, अब सेकंड फेज को दूर तो नहीं है ना। अगर आप हम कहें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर इसकी सेकंड फेज होगी तो कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं रहेगा आपके पास। मतलब 3 महीने पूरे रह गए, चौथे महीने तो पेपर है जी। बिल्कुल। फिर रमजान शरीफ भी दरमियान में है, उसके अंदर हमारी जरा रूटीन तब्दील हो जाती है, जरा एनर्जी हमारी मतलब उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से होनी चाहिए। बट प्रायोरिटी सेट कर ली जाए अगर हमें, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें पीएमएस है सर, सूबे का सबसे बड़ा इम्तिहान है। फिर 80 सीट्स प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम कंपैरिजन करते हैं कि ईटीओ का असिस्टेंट डायरेक्टर जो इसके अंदर लोकल आर्डर फंड और जो पीएमएस है, हालांकि इन दोनों का बनता ना, पीएमएस का उन दोनों सीट से नहीं बनता कंपैरिजन। ठीक है, पीएमएस को चलो निकाल देंगे, वो हर किसी को पता है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक बैट्समैन का और बॉलर का मुआवजा कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे असल में कंबाइन कंपेटिटिव इम्तिहान है, यकीनन उसके अंदर कोई भी महकमे की सीट्स आ सकती हैं। बट इतने बड़े इम्तिहान में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल आर्डर फंड का होना या ईटीओ का होना, उसकी स्पेस नहीं बनती। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है,
उनकी तनख्वाह कितनी होती है, उनकी प्रमोशन क्या होती है। सर मजा तो उसको ये ना, किसी ने- लोग तो ये सुनना चाहते हैं कि इसको क्यों एडजस्ट किया गया है, इस पे आप बताइएगा हमें। वो बहुत पुरानी मतलब चल रही है तारीख, हम सिर्फ बताएंगे कि आखिर उनका फ्यूचर क्या होता है। ठीक हो तो चलें जी, आज हमारी ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। तो आज सर वैसे मेरा दिल था कि हम सराइकी में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो इसलिए इसके ऊपर उर्दू में बात सर हुई। मेरी सराइकी अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी सवाल नहीं तो है पूछ कि सकते हैं ना 100% सराइकी में, हाँ, जवाब ठीक है। मैं दिया करूंगा। चलें आज सर हम ये कोशिश कर लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी।